एक शहर से दूसरे शहर तक रास्ता बनाने का काम चल रहा था। वो रास्ता एक छोटे से गांव से होकर गुजरने वाला था और इसीलिए सरकारी अधिकारियों को उस गांव के मुर्दा घर की जमीन चाहिए थी। उस सिलसिले में गांव के पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें गांव के मुखिया और सरकारी अधिकारी आने वाले थे। मुखिया तो पंचायत ऑफिस में जल्दी ही पहुंच गए थे, पर सरकारी अधिकारी अभी नहीं आए थे। थोड़ी ही देर में अधिकारी भी वहां आ गए। आइए आइए, हमारे गांव में आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद मुखिया जी। आइए बैठिए, कहिए क्या काम कर सकता हूं मैं आपके लिए। देखिए मुखिया जी, आपको तो पता है कि आपके गांव में जो मुर्दा घर है उसकी जमीन सरकार को रास्ता बनाने के लिए चाहिए। उस रास्ते का फायदा आप गांव वालों को ही होने वाला है और जैसा भी है, पर आखिर में सरकारी काम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ बाधा ना डालें। यही आपके लिए और इस गांव के लिए बेहतर होगा। अरे हम क्यों बाधा डालने लगे सर जी? बस विधायक जी से कहकर हमारे लड़के का काम करवा दीजिए। जी, वो टेंडर का काम? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बस वो टेंडर दिलवा दीजिए। मैं इन गांव वालों को समझा दूंगा कि मरे हुए लोगों को कहीं और दफन कर दे। जी, वो टेंडर का तो हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कल ही विधायक जी से बात की थी, वो मान गए हैं। तो कल से काम शुरू कर सकता हूं मैं? अरे खुशी से कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। मीटिंग खत्म करके दोनों अपने अपने काम पर चले गए। अगले दिन से अधिकारी के देखरेख में काम शुरू हो गया। गांव वाले भी खुश थे कि अब उनको एक अच्छा और पक्का रास्ता मिलेगा। पूरा दिन बिना रुके काम चलता रहा। बड़ी बड़ी मशीनों ने मुर्दा घर पूरी तरह से उधेड़ दिया। हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। उस दिन जमीन से बहुत सारे कंकाल बाहर निकले। उन सारे कंकालों को जलाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा किया गया। पहले दिन का काम पूरा हो चुका था। रात को सारी मशीनें बंद थी और सारे मजदूर सो चुके थे। दूसरे दिन अधिकारी और मुखिया काम देखने आए तो वो हैरान रह गए। कल जो जमीन मशीनों ने उधेड़ दी थी वो आज बिल्कुल सपाट थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारे गड्ढे बुझ गए थे और कंकाल भी अपनी जगह पर नहीं थे। अरे मुखिया जी, हमने काम शुरू किया था और बहुत सारे कंकाल भी निकाले थे जो अब यहाँ नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये कैसे हो सकता है? सर जी, कहीं जल्दी में आपने दूसरी जमीन तो नहीं उधेड़ दी? अरे क्या बोल रहे हो आप मुखिया जी? हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? फिर ये सब कैसे हो गया? अधिकारी सोच में पड़ गया और उसने अपने सारे मजदूरों को फिर से काम करने का आदेश दिया। पूरा दिन जमीन खोदने का काम चलता रहा, पर इस बार उन्हें एक भी कंकाल नहीं मिला। सारे मजदूर और अधिकारी हैरान हो गए। रात को फिर से काम बंद करके सब सोने के लिए चले गए। अधिकारी जहां रुका था वो एक छोटा सा घर था। वो वहां आराम से सो रहा था। अचानक किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। वो हड़बड़ाकर उठा। इतनी रात गए कौन आया होगा? अधिकारी जल्दी से दरवाजा खोलने गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर मुखिया बहुत ज्यादा डरा हुआ खड़ा था। अरे क्या हुआ मुखिया जी? आप इतने डरे हुए क्यों हो? सर जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे लेकिन हुआ क्या? आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन कहाँ जाना है ये तो बताइए। मैं आपको रास्ते में सब बता दूंगा, आप पहले जल्दी से मेरे साथ चलिए। मुखिया और अधिकारी दौड़ते हुए मुर्दा घर पर आए। अधिकारी हांफता हुआ यहाँ वहां देखने लगा। सब मशीनें बंद थी, चारों तरफ सन्नाटा था। गड्ढे भी वैसे के वैसे ही थे। अरे क्या हुआ मुखिया जी? आप कह रहे थे कि सब पहले जैसा हो गया, पर यहाँ तो सब ठीक है। मुखिया सामने देखते हुए बड़े ही शांत स्वर में बोला। सर जी, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? ये लोग
इतना कह के मुखिया ने जमीन की तरफ हाथ किया। अधिकारी पीछे मुड़कर देखने लगा। जैसे ही मुखिया ने हाथ बढ़ाया, जमीन से आत्मस्वरूप कंकाल बाहर आने लगे। उनमें औरतें, आदमी और जानवरों के कंकाल शामिल थे। वो सब जमीन से बाहर निकलकर हवा में खड़े हो गए। अधिकारी वो नजारा देखकर बुरी तरह से डर गया। वो मुखिया की तरफ मुड़ा और उसे कहने लगा, अरे मुखिया जी, भागो यहाँ से, ये सब भूत हैं। अधिकारी ने देखा कि मुखिया अपनी जगह से नहीं हिल रहा था और उसकी आंखें भी सफेद पड़ चुकी थी। अचानक मुखिया के अंदर से एक कंकाल बाहर निकला और कंकाल के बाहर निकलते ही मुखिया का शरीर नीचे गिर गया। अधिकारी भागने की कोशिश करने लगा, पर उसे सारे कंकालों ने घेर लिया और उनमें से एक कंकाल आगे आया। तुमने हमारा घर बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? मरने के बाद भी तुम सरकारी लोग हमें चैन से जीने नहीं देते। पर कोई बात नहीं, जिंदा लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर हम कंकाल तुम्हें सजा देकर रहेंगे। अब तुम्हें और इस मुखिया को हम नहीं छोड़ेंगे। मुखिया को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने आंखें खोलकर देखा तो वो कंकालों से घिरा हुआ था। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। सर जी, ये सब क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं और मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने घर में आराम से सो रहा था। हम सब इस मुर्दा घर के कंकाल हैं, जिनका घर तुमने तबाह किया। अब हम इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे, वो भी हमारे तरीके से। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इनकी गलती है। मुझे जाने दो। उनकी आवाज सुनकर सारे कंकाल अपने दांत बजाने लगे। दांतों की आवाज सुनकर मिट्टी का ढेर अपने आप थरथराकर गड्ढे में गिरने लगा और गड्ढे का बुझना शुरू हुआ। जैसे जैसे गड्ढे बुझते गए, मुखिया और अधिकारी की आवाजें शांत होती गई। थोड़ी ही देर में मुर्दा घर के सारे गड्ढे भर गए और अधिकारी और मुखिया हमेशा के लिए जमीन में जिंदा दफन हो गए। गड्ढों के बुझते ही सारे कंकाल चुप हो गए और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगे। उसी के साथ पास में खड़ी हुई गड्ढा बनाने की मशीन भी जमीन में धंसने लगी। मशीन के पूरी तरह से धंसने के बाद जमीन पहले की तरह हो गई। उस हादसे के बाद कोई भी सरकारी अधिकारी वहां नहीं आया और सरकार ने भी उस गांव से रास्ता बनाने का काम बंद कर दिया। सूरज की पहली किरण के साथ गांव में एक नया सवेरा हुआ। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर काम कर रहे थे। इसी बीच एक दुकान के बाहर एक औरत आती है जिसका नाम रेखा था। रेखा ने अपना आधा घूंघट अपने होठों से दबाकर रखा था। भाई, मैं काम की तलाश में आई हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दीजिए, कोई भी काम कर लूंगी। अरे कौन से गांव से हो? इस गांव की तो नहीं लगती। आप दूर गांव से आई हूँ। मेरे साथ हादसा हुआ है। तभी जोरों की हवा चलती है। रेखा का घूंघट उड़ जाता है। रेखा का आधा जला हुआ चेहरा सब लोग देखकर डर जाते हैं। हाय भगवान, ऐसा डरावना चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अरे ये तो मुझे एक आंख वाली डायन दिख रही है। नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो। मैं कोई डायन नहीं हूँ। कृपया कर मुझे कोई काम दे दो। पागल हो गई है क्या तू? मुझे क्या मेरी दुकान बंद करवानी है? इस गांव में दोबारा दिखना मत तू। रेखा का आधा जला हुआ चेहरा देख लोग उसे अक्सर डायन बोल के भगा दिया करते थे। रेखा 2 दिन से भूखी प्यासी काम की तलाश में गांव-गांव घूमती रही। कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। इस गांव में कारखाना है, पूछ लेती हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। भाई साहब, इस कारखाने का मालिक कौन है?
मुझे काम की जरूरत है। क्या आप मुझे काम पर रख सकते हो? मुझे भी काम करने वालों की जरूरत है। आप यहाँ काम कर सकते हो। तभी रेखा बेहोश हो जाती है और बाकी औरतें दौड़ी चली आती है। वो लोग रेखा का आधा जला हुआ चेहरा देखते हैं। दिखती क्या डायन ही है। मेरी मानो तो इसे भगा दो मालिक, भगा दो इसे। अरे डायन वायन कुछ नहीं होती। तुम लोग अभी भी कौन सी सदी में जी रहे हो? सुरेंद्र कुमार पानी के कुछ छींटे रेखा के मुंह पर छिड़कता है, जिससे रेखा को होश आ जाता है। क्या तुम ठीक हो? अचानक से बेहोश कैसे हो गई? 2 दिन से भूखी हूँ, जिस वजह से मुझे चक्कर आ गया। ठीक है ठीक है, कुछ खा लो, फिर आज से ही काम चालू कर देना। क्या? आज से काम चालू कर देना? आपको दिखाई नहीं देता ये नहीं बोलते? दीदी दीदी दीदी, मेरा पति शराब पी के मुझे मारता था, कभी लातों से, कभी घूंसों से। एक दिन उसने बहुत शराब पी ली और मुझे जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। दीदी, मैं तब से ऐसी हो गई। और तेरा पति? शराब पी पी कर उसका लीवर खराब हो गया। महीनों पहले वो मर गया। बहुत बुरा हुआ बहन तुम्हारे साथ। सुन लिया, मिल गई तुझे तसल्ली। झूठ भी तो बोल सकती है, मुझे तो ये डायन ही लगती है। चुप मनहूस कहीं की। तुझे यहाँ नहीं रहना मत रह, पर आज से ये बहन यहीं काम करेगी। आप खाना खा लीजिए, थोड़ी देर आराम भी कर लीजिए। जी। कारखाने में काम कर रही औरतों को रेखा से अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि वो उसे डायन समझ रहे थे। उसी रात सुरेंद्र कुमार का बेटा नींद में तड़पने लगा। वो बच्चा बेचारा सांस नहीं ले पा रहा था। लगता है वो डायन मेरे बेटे को मार रही है। बच्चा सांस लेने की कोशिश करते करते मर गया। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, ये सब उस डायन का किया हुआ है। मैं तुमको बोल रही थी ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा बेटा। सुरेंद्र ने अपने बेटे को तड़पता देखा और उसे अपनी पत्नी की बात पर यकीन आ गया। उसने भी रेखा को डायन मान लिया। आज तो मैं उसे मार दूंगा। मेरे बेटे को खा गई आते ही, डायन कहीं की। सुरेंद्र कुमार ने रेखा को गांव के चौराहे पर बांध दिया। जिस इंसान ने तुझे काम दिया, खाना दिया, उसी के बेटे को खा गई तू। डायन कहीं की। मारो इसे, मार डालो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई डायन नहीं हूँ। सुरेंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने एक मशाल उठाई और रेखा को जिंदा जला दिया। रेखा वहीं तड़प तड़प कर मर गई। फिर कुछ दिनों बाद तेजल आधी रात को कारखाने में काम कर रही थी। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कौन है वहाँ? पीछे से कोई तेजल के बाल खींचकर घसीटने लगता है। कौन है? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। गई, मैं डायन हूँ। एक आंख वाली डायन ने तेजल को चलती हुई मशीन में फेंक दिया। उसके खून के छींटे चारों ओर फैल गए। तेजल का कटा हुआ सिर देख सुरेंद्र कुमार और जानवी बुरी तरह डर जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तू घर जा, मैं इसकी लाश ठिकाने लगाता हूँ, वरना सबको लगेगा हमने ही इसे मार दिया है।
चुपचाप घर में बैठ जा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? कहीं वो डायन तो नहीं? डायन को देखकर जानवी डर जाती है। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। तूने मुझे जाने दिया था? बोल। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। डायन ने जानवी का गला पकड़ लिया और दीवार से घसीटते हुए ऊपर उठा लिया। जानवी अपने हाथ पैर मारते मारते मर गई। कुछ देर बाद सुरेंद्र कुमार घर पहुंचा। मैंने लाश ठिकाने लगा दी, अब कोई परेशानी नहीं होगी। जानवी, जानवी, जानवी। जानवी की कोई आवाज नहीं आती है। सुरेंद्र कुमार जैसे ही रूम में जाता है, जानवी की लाश बेड पे पड़ी होती है। जानवी, ये कैसे हो गया? जानवी, जानवी। डायन बोला था ना मुझे। सुरेंद्र कुमार भागता है पर घर का दरवाजा खुल नहीं पाता। डायन पूरे घर में आग लगा देती है। बचाओ, बचाओ, डायन मुझे मार देगी, बचाओ मुझे। डायन सुरेंद्र कुमार का पैर पकड़कर आग में चली जाती है। आग की लपटों में सुरेंद्र कुमार की चीख गूंज रही होती है। बचाओ। आखिरकार इन लोगों ने मुझे डायन डायन बोल के डायन ही बना दिया। एक आंख वाली डायन। अधारा नाम के गांव में एक संग्रहालय था, जिसमें राजा रोज एक शिकार किया हुआ जानवर और तलवार लाकर रख देता था। उस जगह सिर्फ और सिर्फ राजा के शिकार किए हुए जानवर और तलवारें रखी जाती थी, और उनकी देखभाल करने के लिए राजा ने माला और गीता, इन दो औरतों को वहां पर रखा था। एक शाम जब राजा शिकार से लौटा तो वो अपने साथ एक भेड़िया का कटा हुआ सिर लेकर आया। इससे पहले राजा ने जानवरों को सिर्फ मारा था, पर आज उन्हें काटकर पहली बार लाया था। इसके कारण माला और गीता डरी हुई थी। राजा संग्रहालय में आया, वो औरतें वहीं खड़ी थी। इसके सिर को खास तरीके से सजाया जाए, ये हमारा खास शिकार है। सेवकों ने भेड़िए का सिर औरतों के हाथों में दे दिया। उससे अभी भी खून टपक रहा था। राजा ने अपनी तलवार माला के हाथों में देकर कहा, इसे भी खास तरीके से रखना, मैं कल देखने आऊंगा। इतना कहकर राजा और उसके सेवक वहां से चले गए। माला और गीता ने उस शिकार और तलवार को संग्रहालय के बीचों बीच सजाया। आज का तो हो गया, चल खाना खा के सो जाते हैं, बहुत भूख लगी है। रुक, ये देख, तलवार पर लगा सारा खून जमीन पर गिर रहा है, इसे साफ करना होगा। ठीक है, मैं करती हूँ, तू जल्दी जा और खाना गरम कर, जा। हाँ ठीक है, ठीक से करना। हाँ। गीता दूसरे कमरे में चली गई और माला वो जमीन पर पड़ा खून साफ करने लगी। उसकी गर्दन तलवार पर गिरने की वजह से कट गई और उसका शरीर दो हिस्सों में बिखर गया। तलवार पर माला और भेड़िए का खून एक होकर नीचे माला के गर्दन पर गिरने लगा। माला अब भी दर्द से तड़प रही थी, पर कुछ देर बाद तड़पते तड़पते ही वो मर गई। माला का शरीर निश्चल हो गया।
पर तलवार का वो खून अब भी उसकी गर्दन पर गिर रहा था। थोड़ी देर बाद उस कटे हुए भेड़िए की आंखें चमकने लगी और उसके कारण वो भयानक और जिंदा दिखाई दे रहा था। अचानक से माला का सिर उड़ता हुआ आया और गर्दन से जाकर चिपक गया। तलवार से गिरती हुई खून की बूंदें हवा में ही रुक गई और माला का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। उसमें वापस जान आने लगी। जैसे ही माला ने अपनी आंखें खोली, खून की वो बूंदें फिर से तलवार की तरफ खींची चली आई। उसकी आंखें बिल्कुल पीली हो चुकी थी। गर्दन पर कटा हुआ निशान भी वैसा ही था और उससे भेड़िया और माला का खून एक साथ बह रहा था। माला के शरीर पर भेड़िए की तरह बाल आने लगे और उसकी वजह से वो एक बदसूरत चुड़ैल की तरह लग रही थी। उसने वो तलवार उठाई और अपनी बड़ी जुबान बाहर निकालकर उस पर का खून एक झटके में चाट लिया। तलवार की वजह से उसकी जुबान 2 हिस्सों में कट गई, पर मुंह से जरा भी खून नहीं बहा। वो चुड़ैल भेड़िए की तरह चिल्लाने लगी। चुड़ैल के शांत होते ही गीता की आवाज आई। माला, क्या कर रही है? आजा, खाना गर्म हो गया है। भूख लगी है। तलवार हाथ में लेकर चुड़ैल गीता की तरफ जाने लगी। गीता एक छोटे से कमरे में खाना खा रही थी। कमरे का दरवाजा छोटा होने की वजह से झुक के अंदर जाना पड़ता था। वो चुड़ैल कमरे के दरवाजे तक आई। गीता ने माला की साड़ी देखी और कहा, आ गई तू? क्या कर रही थी इतनी देर? कुछ वक्त तक चुड़ैल बिना बोले वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। चल अंदर आ, भूख नहीं लगी है? भूख लगी है। चुड़ैल ने अपने सिर को जोर से दीवार पर मारा और दरवाजे का हिस्सा तोड़ दिया। गीता माला का वो चुड़ैल वाला रूप देखकर डर गई। चुड़ैल गीता की तरफ बढ़ी और तलवार से उस पर वार करने लगी। गीता जोर जोर से चिल्ला रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, पर वहां कोई नहीं था। चुड़ैल ने गीता के शरीर के ढेर सारे टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े खाने लगी। अपनी कटी हुई जुबान से गीता का खून चाटने लगी। अगली शाम जब राजा अपना शिकार लेकर आया, तब संग्रहालय की हालत देखकर डर गया। उसने देखा कि कल की तलवार अपनी जगह पर नहीं थी। जमीन पर चारों तरफ खून पड़ा हुआ था। ये सब क्या हुआ? माला, गीता? राजा धीरे धीरे अंदर आने लगा। राजा के 2 सेवक भी डर डर के राजा के पीछे जाने लगे। चलते चलते राजा उस छोटे कमरे तक पहुंचा और अंदर का वो दृश्य देखकर और भी डर गया। जमीन पर सारा खून और आतड़ियां पड़ी थी। डर के मारे राजा ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ता रहा। अचानक चुड़ैल ने ऊपर से उन 2 सेवकों पर हमला किया और तलवार से उन्हें मार डाला। उसने राजा पर भी हमला किया, पर राजा ने अपनी तलवार आगे करके खुद को बचा लिया। कौन हो तुम? माला? भूख लगी है, तुम्हें खाऊंगी। माला, मतलब तुमने ही गीता को मारा और खा गई, नरभक्षी कहीं की। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आया और वो भेड़िए के आवाज में चीखने लगी। चुड़ैल ने राजा पर जोर से वार किया और उसकी तलवार तोड़ दी। तुरंत ही दूसरा वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तीनों को मारने के बाद उनकी लाशों को घसीटते हुए अंदर ले गई और एक एक को काट काट कर खाने लगी। भूख लगी है।